बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर इल्ज़ाम उल्टा इन हुक्मरानों के सामने आ रहा है। हर कदम ये जो उठाते हैं वो उल्टा ही पड़ता है। मलिक अहमद खान, स्पीकर पंजाब असम्बली, कहते हैं 26 लोगों को मैंने डी सीट करवाना है क्योंकि उन्होंने ऐवान में बदतमीजी की। खुद किस तरह का तूफान बदतमीजी करते थे वो देखिए जरा। तहरीक इंसाफ के दौर में ये देखिए मलिक अहमद खान साहब क्या कर रहे हैं। स्पीकर डाइस के सामने, वहां सिक्योरिटी बुलानी पड़ी है, वहां गैलरी में राणा सनाउल्लाह, अता तारड़, और ये देखिए ये फाड़ कर, ये देखिए ये एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर, ये देखिए किस तरह से बदतमीजी करवाते थे। आज जनाब इस तरह कुछ हो रहा है तो कह रहे हैं ये डी सीट करवा के छोड़ूंगा, इनको मुअत्तल कर दिया है। ये हाल है, ये तो डिक्टेटर बन चुके हैं। फिर इनके बारे में खुद JUI के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कह रहे हैं इस हुकूमत के पास बात करने का ना इख्तियार है और ना ही इक़्तिदार। PTI बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। यहां तो फजल रहमान साहब की जमात भी कहती है कि तहरीक इंसाफ दुरुस्त है। इनके अपने किस तरह की गवाहियां दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब सिंध में गवर्नर रहे, मरीम नवाज शरीफ के तर्जुमान रहे, और इलेक्शन तक तो शायद ये उधर ही थे, यानी बीच बीच में कहीं थे, कोई उनके खिलाफ इस तरह तो नहीं थे। ये गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए थे। RO ने दस्तखत से इनकार किया तो इसे मारा गया। उसको इतना मारा, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उसके बाद जो RO था, जो भी दूसरा था, क्योंकि दस्तखत तो चाहिए थे, तो उसको यही कहा गया, पहले वाले को जिस तरह कहा था फॉर्म 45 को छोड़ें, जो आपको फॉर्म 47 तैयार करने कहा जा रहा है, उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार करके नवाज शरीफ को जितवाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को फिर भी शर्म नहीं आई। वो एक बूढ़ी खातून से उन्होंने ज़बरदस्ती की जीत छीनी है और फिर दस्तखत करवाए मुतबादिल RO से, जो उसके बाद था। और फिर इस तरह से उन्होंने जनाब वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म 47 पर लिया। ये जुबैर उमर साहब ये गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जी थी, उस रात क्या हुआ, 12 बजे तक क्या हुआ? पूरे पाकिस्तान में के जब रिजल्ट्स आ रहे थे, पेशावर से लेके मुल्तान तक और तक 90-85% सीटें PTI जीती थी। तो उस वक्त फिर जाहिर है सब कुछ रोक दिया गया। 30 में जाहिर है यानी 80-85-90% सीटें पेशावर से मुल्तान तक तो तहरीक इंसाफ जीत रही थी, रिजल्ट रोक दिया गया। और आगे फिर नवाज शरीफ के लिए देखिए क्या किया गया। जैसे बाकी रिटर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया था या फॉर्म 47 इशू करें, और यह देखेंगे फॉर्म 45 में क्या है। नवाज शरीफ के फेवर में फॉर्म 47 इशू हुए, उधर के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, उनकी पिटाई की गई, तो बुरे तरीके से मारा गया और उनको वहां हॉस्पिटल में दिया गया। लेकिन उसके बाद तब्दील किया गया, नोटिफिकेशन इशू किया गया, और दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर उनके नंबर 2 थे या जो भी थे, उनसे फिर जनाब नंबर 2 से साइन करवा कर सब कुछ किया गया। ये साबिक गवर्नर सिंध ये बात कह रहे हैं। अब हुकूमत भी मानने पर मजबूर है कि हाँ जी चीनी 190 रुपये किलो ही बिक रही है, और ये भी माने कि ये खुद न माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि 100 शुगर मिले हैं और ज़्यादातर यही सियासतदानों की हैं। उसमें शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान सारे ही शामिल हैं। और अब देखें 190 तक पहुंचा दी इन्होंने शुगर, अब इंपोर्ट करेंगे, वहाँ भी पैसा। तो ये खुद मान रहे हैं हाँ जी अब ये 200 के करीब तक चीनी पहुंच गई है। ये इनका हाल है। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी है और कह रहे हैं कि हाँ जी हम 17 ग्रेड से ऊपर जो हैं उनके असासे ज़ाहिर करेंगे FBR की तरफ से। अब फिर वो असासे अपने नाम पे तो रखेंगे नहीं, देखें कहाँ कहाँ वो किस तरह से करते हैं। बहरहाल एक IMF की शर्त ये मानी गई है। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं मुझे तलाश है उस ज़हीन और फ़तीन खुशामदी की जिसने खुशामद का आला तरीन मयार कायम कर दिया। आम खुशामदी तो 1-2 अस्पताल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पेश करते हैं, लेकिन इस आली दिमाग ने पंजाब के 2500 से ज़ायद दही बुनियादी मराकज़ सेहत को ही मरीम नवाज क्लिनिक के नाम पर करने की तजवीज़ दे डाली। सोने पर सुहागा ये कि तजवीज़ कबूल भी कर ली गई। उस शख्सियत को पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़न खुशामद में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की जाए। मैं भी इसकी हिमायत करता हूँ जी कि ऐसी खुशामद नहीं हो सकती कि 1-2 अस्पताल छोड़िए 2500 यूनिट्स, 2500 सारे मरीम नवाज के नाम पर, और हज़ारों यही इसी तरह नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इन्होंने यही काम किया है। लेकिन यहाँ क्लिनिक नाम लगा लेंगे, हकीकत में अवाम के लिए क्या है ये सुनिए। मोहम्मद उमैर सहाफ़ी हैं, ये खबर दे रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा शुरू होने से कबल ही जवाल का शिकार। मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा में 2 अस्पताल प्राइवेटाइज होने के बाद प्राइवेट इंतजामिया अस्पताल चलाने से इनकार कर दिया। बसीरपुर में अस्पताल प्राइवेट और सरकारी होने के मसले में अमला ना होने के बायस 2 शहरी जान की बाजी हार गए। ये हुकूमती और प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई में 2 लोग दुनिया से चले गए, 2 बात हो गई हैं। ये है मरीम नवाज साहिबा की मैनेजमेंट। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अरबों रुपए के इश्तिहारात चलाने में उनका कोई सानी नहीं है। खुशामदियों की एक फ़ौज तैयार करने में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन साथ ये देखिए कि आम इंसानों के लिए क्या हो रहा है। ये साथ नोटिफिकेशन भी सामने आ रहे हैं
कि उनके लिए इलाज ही नहीं है और आपस की खींचातानी में कि जी सरकारी अस्पताल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, 2 लोग ही मर गए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से जी जुनैद अकबर खान कहते हैं क़यादत डरपोक नहीं है, हर एक पर 40-40 FIR हैं। क़यादत को ऐसी बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं जिनका शायद वर्कर्स को अंदाज़ा नहीं होता। नवंबर में 7000 वर्कर्स पकड़ा गया और 7 से 11 FIR एक पर दी गई। 7000 में देखिए हर एक पर 7 से 11 FIR थी और यही हाल लीडरशिप का भी था। अब तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी चीख रहे हैं कि क्या बर्बादी कर दी। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी की खरीदो फरोख्त से ज़्यादा शर्मनाक है। सदर ANP ये भी कह रहे हैं 8 फरवरी की खरीदो फरोख्त थी, ये भी कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला ज़्यादा शर्मनाक है। ये हुकूमती वोटों से सेनेटर बनने वाले भी अब तंग हैं, इनको भी पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर हमारा हाल क्या होगा, इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। एमन वली खान कहते हैं कि ये अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमन वली खान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी की खरीद फरोख्त से ज़्यादा शर्मनाक है। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती, वो भी इस पर बात कर चुके हैं कि हमें ये सीटें नहीं लेनी चाहिए और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह की बातें अब ANP को भी करनी पड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ की तैयारियों के बारे में सुन लीजिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रिहाई इमरान खान तहरीक, अब नाम ही ये दे दिया गया है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, मकसद समझाया जा सके। रिहाई इमरान खान तहरीक का अवामी मरहला शुरू कर दिया। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान की क़यादत में सूबे भर में रिहाई इमरान खान तहरीक के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान की जानिब से एक बाकायदा हिदायतनामा जारी किया गया है जिसमें हर रीजन को हिदायत दी गई है कि वो हर हफ्ते 2 से 3 बड़े अवामी प्रोग्राम मुनक़िद करें। अंदाज़ा लगाइए, हर हफ्ते 2 से 3 प्रोग्राम, हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। इस तहरीक के हवाले से रिहाई इमरान खान तहरीक, लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। सनम जावेद जनाब, ये देखिए किस मिट्टी की बनी है, टूटती नहीं। रिहाई के फौरी बाद इंटरव्यू दे दिया और कहती हैं जब मैं जेल से बाहर निकल रही थी तो DSP ने मुझे कहा कि आए आपको लिफ्ट देता हूं। मुझे गाड़ी में बिठाया, बाहर जाकर सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने साथ ही गिरफ्तार कर लिया। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं हाई कोर्ट में उस DSP के खिलाफ केस करूंगी। ये इन्होंने इंटरव्यू में ये बताया है। अपने जब DSP जावेद साहब वहाँ पे हमारी रैकी कर रहे थे और जैसे हम निकले तो बोला जी मैं आपको बाहर तक लिफ्ट देता हूँ और हमें उन्होंने वहाँ पे आगे जेल से लेते जाए और हम कहें कि जी हमने गेट के पास उतरना था, हमारी गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, वो मैं आपको जी साइड पे ड्रॉप करता हूँ साइड पे। और फिर जहाँ उन्होंने अपनी एक छोटी प्राइवेट गाड़ी खड़ी करवाई हुई थी अपने लोगों के साथ सिविल कपड़ों में, वहाँ उन्होंने हमें ड्रॉप किया। तो जब उन्होंने ड्रॉप किया तो जब मुझे अरेस्ट करने आए तो मैं उनके जी आप ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठे। तो मैंने कहा जी मैं किस लिए बैठूँ, मुझे केस तो बताएं मेरा, किस FIR में आप अरेस्ट करें। वो आप बैठे हैं, बस आप बैठे हैं, ज़बरदस्ती इनको गाड़ी में उठा लेंगे खातून को, और वहाँ पर खींचातानी में इनको जख्म भी आए थे, फिर उसकी रिपोर्ट भी इनके पास है। तो वही मेरे साथ 2 खवातीन और भी थी, हम इकट्ठे ही निकले थे ट्रायल में से। फिर उनको भी घेर लिया कि खबरदार अगर आपको बोली तो आपको भी अरेस्ट करेंगे ना। तो वहाँ पे काफ़ी उसमें मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया कि क्योंकि वो सिविल कपड़ों में थे, मुझे पता नहीं था कि क्या केस और ये कहाँ लेके जाने के लिए कहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा इस तरह होता है ना, लोगों को पता होता है किस थाने की या ना FIR पता होती है, कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, सिविल कपड़ों में थे, पता नहीं कौन थे क्या थे, ना बता रहे थे किस केस में। और ये ट्रायल में गई हुई थी, यानी एक मुकदमा इनके खिलाफ था, उसमें पेश हो रही थी, अदालत में जा रही थी, जो कि जेल में अदालत लग रही थी, वहां से इनको इस तरह लापता करने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल सिविल कपड़ों में थे। और मैं इंशाल्लाह पहला काम जैसे ही मैं वापस जाऊंगी तो पहला काम तो DSP पे केस कराऊंगी जाके हाई कोर्ट में। ठीक है कि DSP ने सहूलतकारी की सिविल कपड़ों बिल्कुल में। सहूलतकारी की। सारे मेल ऑफिसर्स थे जिन्होंने अरेस्ट किया, कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी। कोई FIR नहीं बताई गई, कुछ भी नहीं बताया गया। और जिस तरह मुझे अरेस्ट किया, मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो अटेस्टेड कॉपी है वो मेरे पास है, वो मैं ADC कोर्ट में भी दिखा चुकी हूँ, वो लगा के साथ हाई कोर्ट में केस करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए कह रही है वो मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, वो लगा कर केस करूंगी। फिर ये भी इंकशाफ किया, मेरी बहन फलक जावेद ने ऑडियो लगा दी तो फिर मुझे अदालत पेश किया, वरना इनका इरादा मुझे गायब करने का था। और पहले किसी एक और थाने में लेकर गए, वहाँ पे घंटा 2 घंटे बिठाया, फिर किसी फीमेल को बुलाया। जब ट्विटर पे सारा शोर मच गया तो फिर आके कहने लगा कि जी इसकी बहन ने कोई ऑडियो लगा दी है और वो हम कोई रिकॉर्डिंग होगी भी हमारे साथ जो खवातीन थी उनमें से किसी ने किसी को कॉल मिलाई हुई थी तो वहाँ रिकॉर्डिंग होगी। तो वो मेरी बहन ने फलक ने लगा दी ट्विटर पे। फिर वो करने लगे कि इसकी तो रिकॉर्डिंग लगा दी है कि हमने उठाया इनको और हमारे नाम वाम भी ले रहे हैं कुछ उस रिकॉर्डिंग में। यानी वहाँ पर फिर वो डर गए कि जी रिकॉर्डिंग में हमारे नाम सारा कुछ सामने आ रहा है, ऑडियो भी है, और वो वही बात सोशल और डिजिटल मीडिया की कि उस पर वो वायरल हो गई है, सबको पता लग गया कि क्या हो रहा है। तो जी कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक फीमेल बुलाई, पुलिस वाली एक ही थी उस वक्त, बाद में आई थी वो भी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में। फिर वो मुझे वहाँ से फिर वो लेटर नोट लेकर गए और फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन मुझे कोर्ट पेश किया। पहले मुझे कोर्ट में नहीं पेश किया, वो ऑडियो इस तरह से सामने आई, सबका पता लगा, तो फिर इनको मुसीबत पड़ गई कि अब तो अदालत पेश करना पड़ेगा।
और फिर बाद में 2 घंटे बाद कोई खातून पुलिस एहलकार बुलाई थी, वरना सिर्फ मर्द थे। लग रहा था उनका कोर्ट पेश करने का। अच्छा, पहले गायब करने का इरादा हाँ, नहीं? पहले नहीं लग रहा था उनका, वो तो फलक ने लगा दी ऑडियो, नहीं तो उनके इरादे नहीं लगे। उनके इरादे नहीं थे कोर्ट में पेश करने के, गायब करने के थे, लापता करने के थे। वो ऑडियो सामने ना आती मेरी कि किस तरह से मुझे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो वरना तो इन्होंने ये इरादा ही नहीं था कि अदालत में पेश करना है। तो ये जनाब आप देखिए कैसे इंकशाफात उन्होंने किए हैं। बाकी अब देखते हैं जी, मुहर्रमुल हराम 10 मुहर्रमुल हराम के फ़ौरी बाद अब तैयारी शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ की तहरीक की। हर हफ्ते 2 से 3 प्रोग्राम्स हैं बड़े, और जो भी उस बारे में पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुकूमत के लिए ये झटके ज़रूर आए हैं कि एक तो ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की रिहाई की तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, फिर अवामी नेशनल पार्टी का ही मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, ये भी बड़ी बात है। और अब ज़ाहिर है कि वो अदलिया को भी अब हुकूमती बेंचेस से अगर इस तरह के रेजिस्टेंस का सामना होगा तो आईनी बेंच अब क्या किसी को मुंह दिखाएगा। इस तरह की गवाहियाँ हुकूमत की तरफ से अब खुद आने लग गई हैं इस बंदर बांट और इस 2 नंबरी के ख़िलाफ़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।